हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है, अक्टूबर 2023 की। और हम साइंस एंड टेक का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। ये हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 18। आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम साइंस एंड टेक का जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब इस लेक्चर का, वो है एस्टेरॉइड्स का। न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं। बात यह है कि नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन ये लेकर आया था एक सैंपल कार्बन रिच एस्ट्रॉइड बेनू से, है ना। और ये अर्थ में वापस ये सैंपल लेकर आया था। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम ये एस्ट्रॉइड बेनू है क्या। देखिए, करीब 510 मीटर का है अप्रॉक्स। और ऐसे इसको कंपेयर अगर करेंगे तो एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग है 443 मीटर की, और एफिल टावर जो है वो करीब 324 मीटर का है। तो ये समझ लीजिए, ये जो एस्ट्रॉइड है वो करीब 510 मीटर का है। टाइप समझिए, एक छोटा सा नियर अर्थ कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है। इसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस्टेब्लिश्ड है विद इन 10 मिलियन ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम के बीच में ही बना है। एज इसकी करीब 4.5 बिलियन साल है। और ऑर्बिट करता है, कंप्लीट करता है ऑर्बिट को सन के अराउंड हर एक 1.2 ईयर में। क्लोज एनकाउंटर करने में तो ये देखें तो बहुत ही क्लोज आ जाता है अर्थ के हर एक 6 साल में एक बार। तो अब हम ये जो नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन था, ये क्या है इसको समझते हैं। ये एक एक्रोनिम है किसके लिए? फॉर ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर को लेके। उद्देश्य ये है कि सैंपल को कलेक्ट करना एस्ट्रॉइड बेनू से और उसके बाद इसको अर्थ पे लेकर आना। टाइमलाइन जो मिशन की रही, 2016 में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करा गया, 2020 में कलेक्ट करा रॉक और डस्ट ने सरफेस से एस्ट्रॉइड बेनू के, 2021 में जब और स्टडी करी इस एस्ट्रॉइड के ऊपर तो इसके स्पेसक्राफ्ट ने फिर से अपना क्रूज भेजा बैक टू अर्थ सैंपल के साथ में। और 2023 में यह सब पहला यूएस का मिशन बना जिसने सैंपल लेकर आया एस्ट्रॉइड से अर्थ में। न्यू जर्नी बताएं तो इसका जो सैंपल डिलीवरी इसने पूरी कंप्लीट करी है। तो इसके अलावा देखें तो ओसिरिस रेक्स यहाँ पे कंटिन्यू करा जाएगा एक नए मिशन की तरफ कि एस्ट्रॉइड एपोफिस से अब ये सामान लेकर आएगा। इसलिए इसका नाम बदल के अब ओसिरिस एपेक्स कर दिया गया है, मतलब एपोफिस एक्सप्लोरर, ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर। अच्छा, एस्ट्रॉइड और कुछ रिलेटेड बॉडीज समझिए, जैसे कि इसमें कॉमेट होती है, ये आईसी बॉडी होती है जो गैसेस को रिलीज करती है, जैसे भी ये ऑर्बिट करती है सन के अराउंड। मीटरॉइड क्या होते हैं? एक रॉकी या मेटालिक फ्रैगमेंट होगा किसी एस्ट्रॉइड का, कॉमेट का या प्लैनेट का। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एक रॉकी बॉडी होती है, छोटी होती है प्लैनेट से, और ये सन को ऑर्बिट करती है। मीटरॉइड क्या होते हैं? ये एक छोटा टुकड़ा हो गए जो ग्राउंड पे आके गिर जाते हैं। मीटियोर क्या होते हैं? ये स्ट्रीक ऑफ लाइट आप ये देखते हैं ना इस तरीके से, जब मीटरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलते हैं ना एकदम से, तो ये ऐसे हो गए मीटियोर बन जाते हैं। तो अब एस्टेरॉइड्स क्या हैं, थोड़ा इनके बारे में समझिए। एस्टेरॉइड्स कभी कभी हम लोग को माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये पत्थर से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं सन को, या छोटे कुछ स्मॉलर देखने को मिलते हैं। ये प्लैनेट से छोटे साइज में होते हैं। इनको आप 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हो उनकी लोकेशन के बेसिस पे। एक होते हैं मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ पे आप कहें तो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, जो मानिए विच इज एस्टिमेटेड टू कंटेन करीब 1.1 से 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड इस जगह पे आप पाओगे। टोटल मासेस जो एस्ट्रॉइड का इस मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में है वो लेस देन अर्थ के मून के मतलब भार, जो अर्थ का जो मून है, अर्थ का मून जो है, ठीक है ना, उसका जो क्या कहते हैं, उसके भार से थोड़ा सा कम होगा अगर इन सबके भार को जोड़ दें तो। फिर ट्रोजन्स में ये एस्टेरॉइड जो हैं वे ऑर्बिट शेयर करते हैं बड़े प्लैनेट के साथ में, बट ये उनके साथ मिलते हैं, कोलाइड नहीं करते। तो नासा की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रेजेंस है जुपिटर, नेपट्यून और मार्स के ट्रोजन्स की, और यहाँ पे मतलब ट्रोजन्स हैं जुपिटर में, नेपट्यून में, मार्स में, और 2011 में ये रिपोर्ट करा गया था कि अर्थ का ट्रोजन भी है। अब नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स होते हैं तीसरे। ये ऑर्बिट करते हैं, मतलब दीज हैव ऑर्बिट्स दैट पास क्लोज टू द अर्थ, ठीक है। और एस्ट्रॉइड जो क्रॉस करते हैं अर्थ के ऑर्बिट को, इन्हें हम लोग अर्थ क्रॉसर्स बोलते हैं। तो किस तरह से एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोरेशन हमारी एस्ट्रोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा? तो पहला,
इंसाइट देगा फॉर्मेशन में सोलर सिस्टम के। देखिए एस्टेरॉइड जैसे कि बेनू वगैरह माने जाते हैं कि रेमिनेंट्स हैं, फॉर्मेशन कैसे हुआ हमारे सोलर सिस्टम का, इसको जानने में मदद करेंगे। अगर इनके सैंपल को हम समझेंगे तो इससे हमें क्या कंडीशन थी, क्या मटेरियल थी प्रेजेंट उस समय, क्या हुआ था, कैसी क्या उस समय कंडीशन प्रेजेंट थी, क्या मटेरियल प्रेजेंट था, इस बारे में पता चलेगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ, देखिए सैंपल हमें इंसाइट दे सकते हैं केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिनका उस समय काफ़ी अच्छा रोल रहा हो अर्थ की में जो आज लाइफ है ना, कैसे हुई इसकी शुरुआत, ये अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को जानने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टडीज़ जो बेन्नू सैंपल की हैं वो दिखाएंगी किस तरीके से हाई कार्बन कंटेंट और वाटर के एग्जांपल पता चलेंगे, है ना, प्रूफ मिलेगा, और वो सब एक साथ कैसे मिले और किस तरीके से लाइफ आई अर्थ पे समझ में आएगा। प्लानिटरी डिफेंस, देखिए अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रॉइड जैसे कि बेन्नू वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स लेने हैं फ्यूचर के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन मदद करेगी डेवलप करने में ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को जिससे जो भी खतरा है अर्थ से, अर्थ के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से, उनसे बचा जा सकेगा। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, ये मिशन दिखाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी को स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन में, नेविगेशन में और सैंपल कलेक्शन में, जो फ्यूचर के और स्पेस मिशन जो जाएंगे उनमें मददगार साबित होगा। अब जासा जो है जापान का, ये लॉन्च करेगा अपना MMX दैट इज़ मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन को 2024 में, मार्शियन मून्स को यहाँ समझने, कलेक्ट करने के लिए, और ये कलेक्ट करेगा सरफेस सैंपल्स को कहाँ से, फ्रॉम फोबॉस। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक मल्टी मिशन कैंपेन लेकर आएँ, जिससे हम सैंपल लेकर आएँ जो नासा के मार्स 2020 प्रिजर्वेशन रोवर जो है वो कलेक्ट कर रहा है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो एनालाइज करके कॉम्पोजिशन बेन्नू के मटेरियल्स का हम एक्सेस कर सकते हैं पोटेंशियल फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे कि माइनिंग एस्टेरॉइड जो है वो वैल्यूएबल है मिनरल्स के लिए या पानी के लिए। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इससे इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और साइंटिफिक कम्युनिटी की एबिलिटी बढ़ेगी ताकि वो एक साथ काम कर सके ऐसे प्रोजेक्ट्स पे। इसके अंदर कुछ ग्लोबल मिशंस भी हैं जो एक साथ सैंपल इकट्ठा करने के लिए लाए गए हैं स्पेस के अंदर इन जनरल, एंड एक्सप्लोर भी करा जाएगा एस्ट्रॉइड्स को खासकर इन पर्टिकुलर। तो मिशंस जिन्होंने सैंपल लेकर आए हैं स्पेस से उनकी बात करें तो नासा का अपोलो 11 1969 में इसने ये गया था, उसने कलेक्ट करा और रिटर्न करा था, पहला सैंपल्स मून से लेकर आया था। नासा का जेनेसिस स्पेसक्राफ्ट 2004 का, इसने भी सैंपल को कलेक्ट करा था सोलर विंड के। नासा का स्टारडस्ट मिशन 2006 में ये पहला बना था जिसने कलेक्ट करा था कॉमेट का सैंपल और अर्थ में लेकर आया था। जाक्सा का हायाबूसा 2 मिशन 2020 का, इसने भी सैंपल लेकर आया था एस्ट्रॉयड ryugu से। मिशन जो एक्सप्लोरेशन के लिए हैं एस्ट्रॉयड को लेके, वो नासा का गैलियो मिशन, ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो फ्लाई करा पास एन एस्ट्रॉयड गैस्परा 1991 में। 2005 में जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबूसा लैंड करा था नियर अर्थ एस्ट्रॉयड इतोकावा पे, और अटेम्प्ट किया था इसने कि यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट कर ले। नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च 2007 में हुआ था एक्सप्लोर करने के लिए एस्टेरॉयड वेस्टा को। कंक्लूजन के तौर पे बस इतना समझिए, जो सक्सेस हुई है सैंपल रिटर्न मिशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्पेस एक्सप्लोर करने में और मदद साबित होगी। इससे हमारा जो है ना, हमारी नॉलेज और जो यूनिवर्स को लेके और बढ़ेगी, और पॉजिटिवली हमारे फ्यूचर को, जो हमारे फ्यूचर एंडेवर्स होंगे स्पेस के अंदर, उसमें मदद करेगा। अब इससे ही रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड शॉर्ट्स समझते हैं साइंस एंड टेक की, जिसमें आता है पहली कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे आयुर्वेदा को रिलेटेड सिस्टम्स को इंक्लूड करा है 11th रिवीजन में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के एज मॉड्यूल 2 के तौर पे ऑफ अ सप्लीमेंट्री चैप्टर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन। डेवलपमेंट जो मॉड्यूल 2 का है ये रिलाई करता है इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज पे, जो कि हम पाते हैं नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड सब स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, और साथ में आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से। ICD जो है दैट इज़ इंटरनेशनल क्लैरिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कंपैरिजन है मोर्टेलिटी का और मॉर्बिडिटी डेटा का। प्रीवियसली पहले ICD 11 ने इंक्लूड करा था मॉड्यूल 1 को, जो कवर करता था ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन को, जो ओरिजिनेट होती थी उस टाइम पे निकली थी एशियन चाइना से, और ये कॉमनली यूज़ करी जाती हैं आज के टाइम पे जापान, कोरिया वगैरह में। फिर ICD 11 जो है वो इफेक्ट आया था जनवरी 2022 से। ICD 11 की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये लिस्ट
प्रोवाइड करता है डायग्नोस्टिक कैटेगरीज की, जो कलेक्ट और रिपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन पे एक इंटरनेशनली कंपैरेबल तरीके से। लिंक करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को ग्लोबल कन्वेंशनल मेडिसिन नॉर्म्स के साथ और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के साथ। इसके साथ ही इनेबल करता है इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन का इनटू इंश्योरेंस कवरेज एंड रीएम्बर्समेंट सिस्टम में, इन लाइन विद द WHO के जो ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके, उसके साथ काम करता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती हैं? ये जो देखिए, जो हमारे पास की सम ऑफ नॉलेज, स्किल्स, प्रैक्टिसेस हैं इंडिजीनियस और अलग अलग कल्चर्स की, जिनको बहुत लंबे वक्त तक के से यूज़ करा जा रहा है अलग अलग कल्चर्स में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए फिजिकल और मेंटल इलनेस को, इन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। और नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, जो नमस्ते पोर्टल है, ये एक सब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी को प्रोवाइड करेगा और मॉर्बिडिटी कोड्स को देगा आयुर्वेदा के लिए, सिद्धा के लिए, यूनानी सिस्टम्स के लिए मेडिसिन की। उसके साथ आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो HIMSS है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव IT प्लेटफॉर्म है, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सारे ही फंक्शंस को हेल्थ केयर सिस्टम्स के और पेशेंट की केयर के इन आयुष फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आता है हमारा आयुष्मान भाव कैंपेन। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। उद्देश्य की बात करें, एक्सटेंड करना कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज को हर एक गांव तक, टाउन तक। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ये आयुष्मान कार्ड्स प्रोवाइड करता है उन रिमेनिंग एलिजिबल बेनिफिशरीज को जिन्हें एनरोल करा गया है प्रधानमंत्री JAY स्कीम के अंदर, ठीक है। और दूसरा आता है आयुष्मान मेलास, ताकि क्रिएशन हो हेल्थ IDs का और इश्यू करा जाए आयुष्मान भारत कार्ड्स को। फिर आता है आयुष्मान सभास, ताकि जागरूकता को, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके अबाउट वाइटल हेल्थ स्कीम एंड डिजीज कंडीशंस को लेके। इसके साथ NGOs, SHGs एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, PRIs, यूथ ग्रुप्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड कंपनीज जो यूज़ करती हैं CSR फंड्स को, ये भी पार्ट होंगी इस कैंपेन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन फार्माकोपोया कमीशन। ये एक मेंबर बनी फार्माकोपोयल डिस्कशन ग्रुप का। देखिए, IPC एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जिसे 2009 में बनाया गया था। ये इंडियन फार्माकोपोया को जो है पब्लिश करती है और रेगुलरली अपडेट भी करती है स्टैंडर्ड जो ड्रग्स के होने चाहिए अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो ड्रग्स को। तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो या इंपोर्ट कर रहे हो या मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक है या मतलब सेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इंडिया में, उसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। अच्छा, फार्माकोपोया रिफर्स करता है एक बुक या मोनोग्राफ को जिसे पब्लिश करती है सरकार या रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसके माध्यम से प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ की और प्योरिटी के थेराप्यूटिक ड्रग्स की। IP स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स ये आर इन टर्म्स ऑफ सेकेंड शेड्यूल में आते हैं टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के अंडर। अब हम PDG की बात करें तो इसे बनाया गया था US, EU मतलब यूरोपियन यूनियन और जापान के द्वारा 1989 में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन करा है इसको एक ऑब्जर्वर के तौर पे 2001 में। ये काम करता है हार्मोनाइज करने में फार्मा को PL स्टैंडर्ड को इन द मेंबर कंट्रीज़ या रीजन्स में, और हार्मोनाइजेशन की वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का बर्डन कम होता है कि भैया उन्हें भी परफॉर्म करना है एनालिटिक प्रोसीजर से अलग अलग तरीके में, अलग अलग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का यूज़ करके, ताकि फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट जो है उन्हें पूरा करा जा सके उस रीजन के अंदर। बेनिफिट्स क्या हैं IPC के ज्वाइन करने को लेके PDG को? तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड जो सेट करा जाएगा बाय IPC, इससे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट्स में, और बेटर पब्लिक हेल्थ वर्ल्ड वाइड रहेगी। इससे मदद मिलेगी कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर्कुलेशन सब स्टैंडर्ड या काउंटरफीट ड्रग्स का। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड इनोवेशन की कमी है साथियों। हम लोग प्रोड्यूस तो बढ़िया करते हैं, बट जो नई मेडिसिन होती हैं ना, उन पे ये सब आ जाती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो सारा पेटेंट का गेम गड़बड़ हो जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की। तो सरकार ने डिसाइड करा कि हम जो प्रोक्योर करेंगे कुछ डोजेस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ऑस्ट्रेलिया से। ये एंटीबॉडी एक एक्सपेरिमेंटल थेराप्यूटिक है जिसे इंपोर्ट करा जाए, वाज ऑल्सो इम्पोर्टेड
इंपोर्ट कराया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स ड्यूरिंग 2018 में इंपोर्ट किया गया था, जो नीपा आउटब्रेक हुआ था केरला के अंदर, उस टाइम पे भी इसको जो है वो इंपोर्ट करा गया था। अब नीपा वायरस ये एक जूनोटिक वायरस था और इसे ट्रांसमिट करा, मतलब ये फैलता है वो एक मतलब अफेक्टेड कोई कंटामिनेटेड फूड है या डायरेक्टली लोगों के बीच में भी फैलता है ये। अब देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एक्टिविटी हमारे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ाती हैं, और ये प्रोड्यूस होती हैं थ्रू अ प्रोसेस जिसके अंदर एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड, और उसके बाद इसे ये फिर क्लोन करने लग जाती हैं। अब एक एंटीबॉडी, दे आर जस्ट क्लोन्स ऑफ जस्ट वन एंटीबॉडी, एंड बस होता क्या है कि और ये क्या करती हैं, फिर ये बाइंड कर देती हैं सिर्फ एक ही एंटीजन की, और ये बनी होती हैं होमोजेनियस हाइब्रिड सेल से, दैट इज़ बी सेल से, जिन्हें सेम पेरेंट सेल से निकाला जाता है। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ दूसरी तरफ अगर उनकी बात करें तो ये इसमें बहुत सारे मिक्सचर एंटीबॉडीज़ का होता है जो कि सिक्रेट करी जाती है बाय डिफरेंट बी सेल लिनेजेस। तो इनको यूज़ कराया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, इबोला, HIV वगैरह के ट्रीटमेंट में। तो MABS ये इफेक्टिवली बाइंड करती है विद अ पार्ट ऑफ वायरल इन्वेलप जो अटैच करता है टू द ह्यूमन सेल्स टू गेन एंट्री इनटू द बॉडी, और ये न्यूट्रलाइज कर देती है वायरस को। कंसर्न्स ये हैं कि साइड इफेक्ट भी इसके हैं, जैसे कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम रिएक्शन, एलर्जिक अटोपिक डिसऑर्डर्स, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन वगैरह वगैरह। टर्म समझिएगा, एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ एक ऐसी प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जिसे हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है अगर उसे लगता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया है, और उस फॉरेन सब्सटेंस को कहा जाता है एंटीजन, और हमें बचाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का है। तो WHO ने रिकमेंड करा है सेकेंड मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को, ताकि मलेरिया का जो फैलना है बच्चों में वो कम हो, मतलब प्रिवेंट करा जा सके। ये फॉलो करता है, दिस फॉलोज WHO रिकमेंडेशंस फॉर द RTS AS01 वैक्सीन इन 2021, और R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन जो है इसे लाइसेंस दिया गया है कि वो घना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो में यूज़ करा जा सके। डेवलप करा गया है जेरन इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लें अगर, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई एफिकेसी है, सेफ है क्लिनिकल ट्रायल्स में। और मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है जो कि फैलता है लोगों में अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड एनोफिलिस मस्कीटो काट ले तो। जब ये जो मस्कीटो है ना फीमेल वाली काटती तभी दिक्कत होती है। अच्छा नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग रेगुलेशन 2018, तो इसके हिसाब से जो न्यूज़पेपर का यूज़ है या सेम तरह का मटेरियल का यूज़ है स्टोर करने के लिए या रैप करने के लिए फूड को वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप देखते हैं समोसा धर के दे दिया न्यूज़पेपर में, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो है आपका ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन से सब्जेक्टेड है ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इससे भाई क्या होता है कि अब अलग अलग जगह पे अलग अलग हाथों में गुजर रहे, पहली चीज़ तो उसमें बैक्टीरिया कितने होंगे, वायरस कितने होंगे, दूसरे पैथोजन कितने होंगे, और साथ में जो इंक का यूज़ हो रहा है न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के टाइम, इससे कैंसर होता है, लिवर का फेलियर होता है, लंग में डैमेज वगैरह होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेड होता है भैया, नैप्थैलामाइंस होता है, सॉरी बहुत लंबा नाम था ना, ठीक है, नैप्थैलामाइंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एगोनिस्ट ऑफ AHR दैट इज अराइल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर होता है। तो ये AHR जो है ना, ये प्रोटीन है जो जहरीली चीज़ को है ना बढ़ावा देता है। तो भैया तुम बंद करो, न्यूज़पेपर में मत खाओ, अब बस हो गया, बचपन की आदत छोड़ दो। प्रोटीन बाइंडर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, फसाई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रोटीन बाइंडर्स का एडिशन या कोई भी दूसरे एडिक्टिव का एडिशन डेयरी प्रोडक्ट में ये परमिटेड नहीं है, सीधी बात। तो प्रोटीन बाइंडर्स क्या होते हैं? प्रोटीन बाइंडर्स एक ऐसे बायोलॉजिकल रिसर्च रीएजेंट्स हैं जो स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन को बाइंड करते हैं टू बनाने के लिए बहुत सारे न्यू फूड प्रोडक्ट्स को। तो प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से क्या हो सकता है, इससे जो है वो इन्हांस या डिट्रैक्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। प्रोटीन बाइंडिंग इज़ नोन, क्यों जानी जाती है अपने इफेक्ट के लिए डाइजेस्टिबिलिटी में ऑफ प्रोटीन बॉन्ड, एंड इस वजह से ये बायोलॉजिकल और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो मिल्क प्रोटीन की है वो अफेक्ट करती है। मिल्क प्रोटीन क्या है? ये बहुत अच्छा सोर्स है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। मिल्क प्रोटीन एसेंशियली डाइजेस्टिव है, आराम से आप पचा लोगे, एंड इसके अंदर कोई भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं होते, अनलाइक मैनी प्लांट बेस्ड प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम।
तो नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन CPS ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब सेटअप की अंडर NMICPS। CPS ये कलेक्शन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में वाया सेंसर्स एंड एक्यूटर्स इन द फीडबैक लूप। इसके अंदर टेक्नोलॉजीज आती है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह। और एप्लीकेशन एरियाज में बात करें तो हेल्थ केयर, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे यहाँ इसको यूज़ करा जाता है। साथ में NMICPS को लॉन्च करा गया था 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। उद्देश्य ये था कि हम मेक इन इंडिया को एक लीडर प्लेयर लेकर आएंगे CPS टेक्नोलॉजी में और प्रमोट करेंगे ट्रांसनेशनल रिसर्च को CPS और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटी बैटरी का है दोस्तों। ग्रेविटी बैटरी एक तरीके की इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आपको लिफ्टिंग दैट इज चार्जिंग एंड लोवरिंग दैट इज डिस्चार्जिंग एक हैवी वेट का जो है इन्वॉल्व होता है। जब यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन एनर्जी अवेलेबल होती है तो बैटरीज पावर का यूज़ करती है लिफ्ट करने के लिए हैवी वेट को या ब्लॉक्स को, इधर हाई इनटू एयर, अब हवा में उठाने में काम आती है, या फिर टॉप ऑफ अ डीप शाफ्ट। जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करती है पिकअप तो ब्लॉक्स जो है वो लोअर होते हैं, 1 बाय 1 नीचे आ जाएंगे और इससे काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है जिसका यूज़ होता है रोटेट करने के लिए मोटर को और जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमने आपको काफ़ी यूनिक बातें यहाँ पे बता रखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है 1 सेकेंड, अच्छा मैंने ग्रीन बैटरी बोल दी थी क्या? ग्रेविटी बैटरी है, ठीक है। अगर मैंने ग्रीन बोली हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। ग्रेविटी बैटरी है, अगर बोली हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मुझे लग रहा है बट ऐसा। अच्छा नेक्स्ट हमारी बात है नियंडरथाल्स। ये क्या है? रिसर्चर्स ने देखा कि ह्यूमंस यहाँ पे कैरी करते हैं DNA रेमनेंट्स को एशियन नियंडरथाल्स से। नियंडरथाल्स ये ह्यूमंस थे और ये अलग स्पीशीज़ के थे जिन्हें कहते थे होमो नियंडरथैलेंसिस। ये रहे थे यूरोप में और साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में मिडिल टू लेट प्लिस्टोसीन इपोज के टाइम, करीब वही मान के चलिए आपकी 4 लाख से 40,000 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ही लंबे लो स्कल के, मतलब आप कंपेयर करोगे ग्लोबल स्कल आप मॉडर्न ह्यूमंस का तो उससे कभी था। कैरेक्टरिस्टिक प्रोमिनेंट थी, लो ब्रो रिश था अबव देयर आईज, रिलेटिवली शॉर्ट और स्टॉकी बॉडीज थी, है ना, मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक थी। स्किल्ड टूल मेकर्स थे एंड यूज़ करते थे टेक्नोलॉजी को, जिसको कहते थे हम लोग माउस्टेरियन कल्चर, है ना, जिसमें क्रिएशन होता था अलग अलग स्टोन टूल्स का, जैसे स्क्रैपर्स का, पॉइंट्स और हैंड एक्सेस का। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन अमोनिया की। तो ग्रीन अमोनिया जो इजिप्ट से इसे इंपोर्ट करा गया VOC पोर्ट के माध्यम से तमिलनाडु के अंदर पहली दफ़ा। अब हुआ क्या, ग्रीन अमोनिया का यूज़ कहाँ होता है? ये बनाया जाता है यूज़ करके 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री सोर्स है, ठीक है। ब्लू अमोनिया रिफर्स करता है ऐसा अमोनिया जो फॉर विच जो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का हैज़ ऑल्सो बीन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, रिड्यूस करके क्लाइमेट इम्पैक्ट को, ठीक है। अच्छा उसके बाद ग्रे और ब्राउन अमोनिया भी हैं जो कि रिफ़र करते हैं अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूज़ करके फॉसिल फ्यूल को। फिर अमोनिया NH3 जो है ये एक पंजेंट गैस होती है, वाइडली यूज़ करी जाती है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। ये बनाई जाती है थ्रू हैबर बॉच प्रोसेस के माध्यम से, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है एक साथ काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाइड करा कि ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को इन्होंने नोटिफाइड करा था 2022 में। तो प्यारे साथियों हमने यहाँ तक आपको बताया, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा यहाँ पे पार्ट ओवर होता है। कल्चर का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।